दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जहां एक तरफ इस देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर चलने वाली योजनाओं का नाम बदलने, यूं कहें कि योजना ही खत्म कर देने की बात चल रही है, वहीं ठीक इसी दौर में जिस राज्य में महात्मा गांधी को भारत की भूमि के अंतर्गत सबसे पहले पहचान मिली, जी हां, वही बिहार जहां चंपारण आता है, उस बिहार में गांधी के आदर्शों पर चलते हुए शराबबंदी लागू करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब दूसरी तरफ हिजाब प्रकरण में फंसते हुए नजर आ रहे हैं और इन सब के बीच सियासी गतिविधियां जहां बिल्कुल 180 डिग्री पर घूमती हुई नजर आ रही है, वहां अब साफ दिखाई दे रहा है कि एनडीए के बैनर तले जो सरकार फिलहाल दिख रही है, उस सरकार के बैनर से एनडीए का नाम कितने दिनों तक चलता रहेगा, उसके लिए सिर्फ एक मिशन के पूरा होने का इंतजार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को है। पटना के राजनीतिक गलियारों से जो खबर छन कर आ रही है, उससे अब साफ हो चला है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नीतीश कुमार का भरोसा हिलता जा रहा है। इसके साथ साथ ये भी साफ हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी निकट भविष्य में अपना मुख्यमंत्री बनाने की मंशा को मूर्त रूप देने के लिए जैसे जैसे अपनी व्यूह रचना को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ती जाएगी, उस व्यूह रचना को तोड़ने की बजाय उस व्यूह रचना को रचे जाने की पूरी प्रक्रिया को ही नेस्तनाबूद करने के लिए जब नीतीश कुमार तैयार दिखाई दे रहे हैं, तो आखिर वो कौन सी प्रक्रिया है, आखिर वो कौन सा मुहूर्त है और आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहने पर मजबूर है। क्योंकि न तो आइडियोलॉजिकल भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी कोई नजदीकी है, विचारधारा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार का कोई साम्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ एक गठबंधन अटल आडवाणी के दौर में था और उस दौर के गठबंधन में जहां भारतीय जनता पार्टी अपने तीनों विवादित मुद्दे, राम मंदिर, इसके साथ साथ समान नागरिक संहिता और धारा 370 को जब अलग कर ठंडे बस्ते में डाल डालकर चल रही थी, उस वक्त बिहार को लालू यादव के शासनकाल से मुक्ति दिलाने के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जेडीयू का स्ट्रेटेजिक अलायंस हुआ, पहले समता पार्टी वाली पुरानी पार्टी का स्ट्रेटेजिक अलायंस हुआ, अब उस अलायंस में जब मोदी शाह वाला दौर आ गया और एक ऐसा दौर जिसमें बिल्कुल वही गुजरात मॉडल, जिस गुजरात मॉडल का दर्शन 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ, देश के प्रधानमंत्री को राजधर्म निभाने की नसीहत तक देनी पड़ी। अब बात राजधर्म से आगे जाकर राष्ट्रपिता पर रुकती हुई दिखाई दे रही हो, तो उस परिस्थिति में नीतीश कुमार के पास रास्ता क्या बचता है? और रास्ता नीतीश कुमार के पास ही नहीं, रास्ता ऐसे कई सारे राजनीतिक दलों के पास दिखाई दे रहा है कि अब न तो कांग्रेस पार्टी उस पोजीशन में है और न ही उस स्थिति को कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, जिसमें सिर्फ वो एक रटी रटाई लाइन कि रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए खुद को उसे जनादेश है और उसी के सहारे वो चल रही है। अब उस लाइन से कांग्रेस पार्टी भी पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी उस लाइन से पीछे हट रही है। जनादेश का सम्मान भारतीय जनता पार्टी एनडीए के रूप में नहीं कर भाजपा की एक दलीय सरकार की भांति कर रही है। वन नेशन वन इलेक्शन से लेकर के तमाम जितने एजेंडे को आप देखें बीजेपी के, जून 2024 के बाद से पिछले 18-19 महीनों में जिस प्रकार की परिस्थितियों में इस देश को चलाने की कोशिश हुई है, उसमें कहीं से नहीं लगा, चाहे वक्फ कानून का मसला हो, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बिल बनाने का मसला हो, चाहे अब एक नया मसला जिस प्रकार से मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम ही नहीं बल्कि उस योजना को खत्म कर जी राम जी वाले एक्रोनिम के साथ जोड़ने की बात हो, अब साफ जाहिर होने लगा है कि नीतीश कुमार के लिए इस गठबंधन में बने रहना राजनीतिक तौर पर उनके अस्तित्व के सामने सवालिया निशान खड़ी करने की परिस्थितियों को पैदा कर रहा है। क्या नीतीश कुमार विचारधारा से कंप्रोमाइज कर इस गठबंधन में टिके हुए हैं? और विचारधारा से कंप्रोमाइज भी उस कीमत पर जिस कीमत पर उनकी पार्टी के अस्तित्व को ही खत्म कर देने का कुचक्र रचा जा रहा हो। जनता दल यूनाइटेड को खत्म कर देने की साजिश कौन से लोग रच रहे हैं, ये बात मैं नहीं कह रहा। 2021-22 के दौर में नीतीश कुमार और ललन सिंह समेत
जनता दल यूनाइटेड के तमाम बड़े नेता कह रहे थे कि कुछ लोग उनकी पार्टी को समाप्त कर देना चाहते हैं। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना में जाकर 2022 में कहा था, क्षेत्रीय दल मुक्त भारत अब ज्यादा दूर नहीं है। कांग्रेस मुक्त भारत से आगे बढ़कर क्षेत्रीय दल मुक्त भारत की बात वो करने लगे। लेकिन जैसे ही इन्होंने क्षेत्रीय दल मुक्त भारत की बात की, वैसे ही भाजपा की सत्ता मुक्त बिहार के लोगों ने बहुत जल्दी देख लिया, महीने भर के अंदर देख लिया। क्या वही परिस्थिति फिर से आ रही है? और कौन सा वो एक मिशन है जिस मिशन की खातिर नीतीश कुमार फिलहाल एनडीए में बने हुए हैं? उस मिशन का नाम है मिशन लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी के 19 विधायकों की ताकत ही भारतीय जनता पार्टी को इस परिस्थिति के लिए राजनीतिक तौर पर उत्प्रेरित करते हुए दिखाई देती है, जिस परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी अपने लिए मुख्यमंत्री पद का सपना बिहार में सजोकर बैठ रही है। भाजपा के पास तो बिहार की 243 सदस्यों की विधानसभा में जहां बहुमत का आंकड़ा 122 के नंबर पर होता है, वहां बीजेपी के पास केवल 89 विधायक है। लेकिन बीजेपी के अंदर जिस तरह की मानसिकता भरी हुई है, वो 189 पर नहीं, बल्कि खुद को वो 89 पर नहीं, दरअसल वो खुद को 108 पर मान रही है। 89 बीजेपी के खुद के विधायक और 19 लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक। लोक जनशक्ति एक ऐसी पार्टी है जिसके सांसद या विधायक चुनाव जीतते ही हैं ज्यादातर मौकों पर टूट के दूसरे दलों में जाने के लिए। चाहे 2010 की विधानसभा हो, चाहे 2020 की विधानसभा हो, चाहे 2019 की लोकसभा का नतीजा हो, हर परिस्थितियों में, हर दौर में लोजपा के विधायक और संसदीय दल में बड़ी टूट हुई और रामविलास पासवान और चिराग पासवान को, उनके परिवार को टाटा बाय बाय कहने में पार्टी के साथ साथ परिवार ने भी बड़ी भूमिका अदा की। आखिर लोक जनशक्ति पार्टी की ताकत, नरेंद्र मोदी के स्वघोषित हनुमान चिराग पासवान की ताकत आखिर इतनी बड़ी क्यों हो गई है? यह नीतीश कुमार की 10,000 वाली स्कीम और नीतीश कुमार के 20 साल के शासन के का ही परिणाम माना जाता है कि जब नीतीश कुमार से अलग होकर चिराग पासवान या रामविलास पासवान की पार्टी लड़ी, तो 2010 का नतीजा देखिए, 3 विधायक, 2015 का नतीजा देखिए तो 2 विधायक, और 2020 का नतीजा देखिए तो केवल 1 विधायक। 3-2-1 और अगला नंबर 0 का बनता था। लेकिन अगली परिस्थितियों में चिराग पासवान की पार्टी जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ी, और जेडीयू की बिहार में स्थिति यह है कि न तो वो अकेले चुनाव जीत सकती है, न कोई विनिंग कॉम्बिनेशन बना सकती है, लेकिन वो जिस गठबंधन के साथ जुड़ जाए, चाहे वो लालू यादव और तेजस्वी यादव या राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन के साथ या महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़े, तब भी वो 3/4 बहुमत लाएगी। और चाहे वो एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़े, तो जब चिराग मॉडल नहीं होगा तब भी वो 3/4 बहुमत लाएगी। 1 और 1 11 होते हैं, ये कहावत लोगों ने सुनी थी, लेकिन बिहार के सत्ता समीकरणों ने 1 और 1 11 होते हैं इस बात को 2005, 2010, 2015, 2025 ये दोनों ही, इन चारों परिस्थितियों में साबित करके दिखाया कि जिधर जेडीयू उधर 3/4 बहुमत की परिस्थितियां। अब चिराग पासवान की पार्टी के जो विधायक जीते, 19 विधायक, सबके मन में मंत्री बनने और सत्ता के करीब जाने की महत्वाकांक्षा स्वाभाविक तौर पर है। भाजपा और जदयू के विधायकों में भी है, लेकिन भाजपा और जदयू का विधायक दल इतना बड़ा है कि उसे तोड़ा नहीं जा सकता। चिराग पासवान का विधायक दल अपनी पूर्व की गति को प्राप्त कर लेगा, इस बात की संभावना और ज्यादा तब बढ़ गई जब उनकी पार्टी के प्रवक्ता रहे एके वाजपेयी पार्टी को टाटा बाय बाय कहकर उपेंद्र कुशवाहा के साथ चले गए। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में के बारे में चर्चा जोरों पर है कि आने वाले दिनों में उनके 4 के चारों हो सकता है पार्टी ही विलय कर जाए जनता दल यूनाइटेड में, या अगर विलय नहीं कर पाई तो 4 में से 3 विधायक नीतीश कुमार का दामन थाम सकते हैं। यही स्थिति एमआईएम के विधायकों के बारे में कही जा रही है। खुलकर नीतीश कुमार की प्रशंसा एमआईएम के लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या हिजाब विवाद के बाद कर पाएंगे? नीतीश कुमार ने आज एक ऐतिहासिक मौके पर, उस मौके पर एक संदेश जारी किया है जिसे आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 33 साल पूरे हो गए उस घटना को, उस मौके को, जिस मौके पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था, अल्पसंख्यकों के अधिकारों, माइनॉरिटी राइट्स के संरक्षण के लिए। और उस दिन को याद करते हुए नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में
जो उनका नारा है न्याय के साथ विकास और बाकी सारी बातें जो कहते हैं, सामाजिक न्याय, अल्पसंख्यक अधिकार, सारी बातें जो कहते हैं, उन सारी बातों को यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के भावनाओं के अनुरूप मानते हुए उन्होंने एक संदेश जारी किया है। और इस संदेश का मतलब आज के दौर में और बड़ा तब हो जाता है जब हिजाब प्रकरण सामने आ जाता है कुछ ही दिनों पहले। और हिजाब प्रकरण के बाद नीतीश कुमार के सामने एक कैच 22 सिचुएशन है। बिहार में जिस प्रकार से वोटिंग हुई है या होती रही है, नीतीश कुमार भाजपा के साथ भी रहते हैं, तब भी उन्हें कुछ ना कुछ अल्पसंख्यक, और उसमें भी अल्पसंख्यक महिलाओं के वोट ठीक ठाक संख्या में मिल जाते हैं। और यह मुद्दा एक अल्पसंख्यक महिला से ही जुड़ा हुआ है, खासकर जो हिजाब प्रकरण है। कई जगह गांव के नुक्कड़ चौपालों पर यह चर्चा कई लोगों से बात करने के बाद मैंने खुद सुनी है कि जो चर्चा हो रही है वो यही है कि नीतीश कुमार के भाजपा की संगति में रहने का यह असर है कि नीतीश कुमार इस तरह की परिस्थितियों से दो चार हो रहे हैं। क्या नीतीश कुमार अपने वोट बैंक को यूं ही बिखरता देखने के लिए तैयार हो जाएंगे? बड़ा सवाल है, क्योंकि हिजाब प्रकरण जिसे कम से कम भारतीय जनता पार्टी को तूल नहीं देना चाहिए था अगर वो नीतीश कुमार के सियासत के मिजाज को समझते हैं, लेकिन हो इसके ठीक उल्टा रहा है। कुछ गोदी मीडिया के एंकर तो इसे ध्रुवीकरण का एक माध्यम समझ बैठे हैं, और गिरिराज सिंह जैसे भाजपा नेता तो काफी आगे बढ़कर बयान दे रहे हैं। मामला उस मुद्दे को वहां तक ले जाने वाला नहीं था। मामला दरअसल एक दूसरे तरह का मामला है। यहां कहीं ना कहीं एक आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ, डिग्निटी से जुड़ा हुआ मामला है, और इस डिग्निटी को यदि दो तरह से परिभाषित किया जाए तो दो अलग अलग अर्थ निकलते हैं। एक तो 75 साल का बुजुर्ग जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन है, एक उस बुजुर्ग के नजरिए से, और दूसरा एक मुख्यमंत्री के नजरिए से। खैर, जो भी हुआ वो दुखद था, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन देना भी चाहिए, जो अब तक उन्होंने नहीं दिया है। सवाल यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने की वजह से उनके वोट बैंक का बड़ा हिस्सा उन्हें चाहते हुए भी वोट नहीं कर पाता, यह नंबर एक परिस्थिति है। नंबर दो परिस्थिति यह है कि जो नीतीश कुमार का एक पुराना सपना था कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर एक ऐसी सरकार चले, सेकुलर सरकार का नेतृत्व करे, जिसमें कोई पार्टी नीतीश कुमार के साथ बार्गेनिंग की पोजीशन में न रहे, वो सपना भी बिहार की जनता ने पूरा करा दिया। और तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो इच्छा है, उस इच्छा के साथ हिजाब प्रकरण के बाद की परिस्थितियां जब दिखाई दे रही है, तब सवाल यह है कि आखिर नीतीश कुमार किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं। अंदर खाने से जो खबर मिल रही है, उन खबरों पर यकीन करें, मिशन लोजपा पर नीतीश कुमार की नजर है, क्योंकि जिस दिन नीतीश कुमार का मिशन लोजपा एकम्प्लिश्ड हो गया, जिस दिन नीतीश कुमार ने लोक जनशक्ति पार्टी में सेंधमारी कर दी, दल बदल कानून के दायरे में एक वैधानिक टूट के लिए जो लोक जनशक्ति पार्टी में 19 में कम से कम 13 विधायकों की आवश्यकता है, कहा जा रहा है कि 13 नहीं बल्कि 14-15 भी उन्हें मिल सकते हैं। नीतीश कुमार ने इस लक्ष्य को जिस दिन पूरा कर लिया, मोटे तौर पर कहें तो जनता दल यूनाइटेड के विधायक दल को 100 तक पहुंचा दिया या 100 के ऊपर पहुंचा दिया, तय मानिए उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के दायरे में नीतीश कुमार के दिन गिने चुने बचने वाले हैं। इसी परिस्थिति का नीतीश कुमार इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अलायंस पार्टनर की तरफ को नहीं सुन रही, दूसरी तरफ एक सेकुलर आइडेंटिटी, गंगा जमनी तहजीब की जो बात होती है, उधर भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा उसके ठीक उलट दिखाई दे रहा है। और तीसरी तरफ की बात यदि करें तो तीसरी तरफ महात्मा गांधी के को लेकर के जिन 7 सामाजिक बुराइयों का जिक्र नीतीश कुमार करते रहे हैं, उन महात्मा गांधी के नाम पर चलने वाली योजना से यदि दिल्ली की सरकार को कहीं ना कहीं कोई ऐतराज दिखता है, महात्मा गांधी के नाम से ही एलर्जी दिखती है, गांधी की जगह सावरकर प्रमुखता लेते हुए दिखते हैं, तो खुद से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में नीतीश कुमार की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ अब तक रुकी हुई है। विधानसभा के अंदर आज की तारीख में जनादेश के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। जनता दल यूनाइटेड से 4 विधायक उसके ज्यादा हैं, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है
कि विपक्ष के विधायक और जनता दल यूनाइटेड को के विधायकों को जोड़कर बहुमत के आंकड़े से 5 विधायक ज्यादा होते हैं, 122 से 5 ज्यादा। अब अगर इस आंकड़े में लोक जनशक्ति पार्टी से टूटे हुए विधायक, यदि नीतीश कुमार और जेडीयू का जो अंदर खाने मिशन चलने की बात यदा कदा आ रही है, वो बात यदि तथ्यात्मक रूप से हकीकत में तब्दील होती हुई दिखाई देती है, तो उसके बाद बिहार के अंदर विपक्ष का आंकड़ा जेडीयू को मिलाकर 140 के पार जाता हुआ दिख रहा है। और उस परिस्थिति में एक बेहद सेफ सरकार, जिसे किसी भी तरह के कथित ऑपरेशन लोटस का कोई खतरा नहीं हो, उसको उठाने के लिए नीतीश कुमार कदम फूंक फूंक कर रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। पटना में ही इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हुई थी। उसी बैठक में राहुल गांधी से लेकर महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी पहुंचे थे। उसी बैठक में बंगाल से ममता बनर्जी भी पहुंची थी और उसी बैठक के अंदर एमके स्टालिन के प्रतिनिधि भी पटना पहुंचे थे, लेफ्ट के लोग भी पटना पहुंचे थे और वहां से नरेंद्र मोदी को घेरने की जो कवायद शुरू हुई, अगर इन मौके पर नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का दामन नहीं छोड़ा होता, तो आज देश में नरेंद्र मोदी की तीसरी ताजपोशी की संभावना ही नहीं होती, वो खत्म हो गई होती। आज भी वो संभावना 400 पार के नारे के बावजूद बैसाखियों पर टिके रहने वाली योजना है, वो परिस्थितियां बनी हुई है। तो क्या बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार की एक बैसाखी लुढ़कने वाली है? जी राम जी योजना जो एक्रोनिम है, विकसित नाम दिया गया है मनरेगा की जगह नया नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। रोजगार एंड आजीविका मिशन, रोजगार का आर, आजीविका का ए और मिशन का एम, इन तीनों को जोड़कर राम बना दिया गया। क्या देश एक्रोनिम से चलता है? और क्या इस देश में महात्मा गांधी की आइडेंटिटी को किसी एक्रोनिम से कम किया जा सकता है? आखिर वो कौन सा बौद्धिक खोखलापन है, जो खोखलापन महात्मा गांधी की स्वीकार्यता को लेकर भी संघ परिवार से निकले हुए राजनेताओं के भीतर एक कॉम्प्लेक्स स्थिति, एक हीन भावना की ग्रंथि से भर देता है? कौन सी वो परिस्थितियां हैं जिसमें महात्मा गांधी संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी की आंखों में खटकते रहते हैं? ये सब कुछ नीतीश कुमार भी देख रहे हैं। और जब सब कुछ नीतीश कुमार देख रहे हैं, तो पार्टी के अस्तित्व का सवाल, धारा बची रहेगी तो विचारधारा बची रहेगी वाली परिस्थितियों में जनता दल यूनाइटेड को देखने का सवाल, भावी नेतृत्व तय करने का सवाल और इस देश के अंदर वैकल्पिक व्यवस्था उसको कायम रखने की परिस्थितियों में नेशनल हीरो बनने का सवाल, ये सब कुछ नीतीश कुमार के सामने है। क्योंकि अब ये करीब करीब तय हो चला है कि जो योजना मनरेगा की जगह लाई जा रही है, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी भी उससे नाखुश है। भारी मन से संसद के अंदर लोकसभा में सपोर्ट तो कर रही है, लेकिन राज्य सरकार के ऊपर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को लेकर खुल करके संसद में मांग कर रही है। आगे की परिस्थितियों में किस प्रकार से सियासत बदलेगी, तय मानिए कि सियासत पटना से बदलने वाली है, बिहार की नहीं, देश की। गुजरात लॉबी के लिए पटना जितना आसान समझा जा रहा है, नितिन नवीन को, पटना से आने वाले नेता को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और अब आगे महीने 2 महीने बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तैयारी है, तो मोदी शाह कैंप का जो एजेंडा है, उस एजेंडे को किसी भी पत्रकार से, किसी भी दूसरे व्यक्ति से ज्यादा बेहतर तरीके से माइक्रो एनालिसिस खुद नीतीश कुमार कर रहे हैं। आने वाले वक्त में देखते जाइए, तेजस्वी यादव भी चुप है, नीतीश कुमार भी चुप है, और जब दोनों चुप्पी साधे हुए हैं तो तय मानिए कि कुछ बड़ा चल रहा है। इंतजार कीजिए, खरमास खत्म होने दीजिए। खरमास खत्म होने के बाद 2024 में भी बिहार बदला था, 2026 में भी क्या फिर से बिहार बदलेगा? क्या बजट विजेंद्र प्रसाद यादव जो बिहार का फरवरी मार्च में पेश करेंगे, क्या वो बजट एनडीए सरकार का बजट होगा या महागठबंधन सरकार का बजट होगा? राज्यसभा चुनाव के पहले बिहार में बहुत कुछ खेला होने की संभावना है। देखते जाइए क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।